गुड मॉर्निंग। ये हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर पर। सो आज हमारा जो है फर्स्ट डे है। और यहाँ पर ये जो पीपीटी मैंने बनाया है, इस पीपीटी का लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से आप जितना भी कंटेंट मैं प्रिपेयर करूँगा डेली, वो कंटेंट आपको इस पीपीटी में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि लाइनेक्स का डेवॉप कोर्स, लाइनेक्स डेवॉप्स डॉकर। उसमें पीपीटी मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया, तो उसमें लगभग 500-600 स्लाइड्स बनी हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पीपीटीज बनने वाली हैं। ठीक है। सो हमारा जो पीपीटी है वो हमारा ये फ्लिपकार्ट माइक्रो फ्रंट एंड, फ्लिपकार्ट के नाम से मैं इस पीपीटी को बना रहा हूँ। माइक्रो फ्रंट एंड, माइक्रो फ्रंट एंड फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम एक रेफरेंस वेबसाइट हमें लेनी पड़ेगी। तो अगर आप नेक्स्ट.जेएस डेवलपर हैं या आप नेक्स्ट.जेएस सीखना चाहते हैं, तो बेसिकली आप आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। सो प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स मतलब ऐसी चीजें जो आपको आना जरूरी है ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको फिर वो प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, या आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट से वो चीजें आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक बेसिक रिएक्ट जेएस का नॉलेज होना चाहिए। सो आपको अगर ये दो चीज़ें आती हैं तो आप बेसिकली इस ट्रेनिंग पर आगे बढ़ सकते हैं। इवन दो मैं ट्रेनिंग को कुछ इस तरीके से, इस पूरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मैं कुछ इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि बेसिक बेसिक लेवल पर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। मगर बिल्कुल बेसिक से ये पूरा इन डेप्थ बेसिक ट्यूटोरियल नहीं होगा। इसमें हम ज़्यादा फोकस हमारे प्रोडक्ट पर हम डिप्लॉय करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे करेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। सो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बूटस्ट्रैप आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो इस कोर्स को, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे दूसरे जो प्लेलिस्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी, तो आप इस कोर्स पर आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं अपने कंटेंट्स पर जाऊँ, मैं अपने कंटेंट्स पर जाऊं और यहाँ से मैं अगर आपको प्लेलिस्ट के बारे में बताऊं, तो मेरे बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको ये बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप अगर आपको अच्छा करना है, तो मैं प्लेलिस्ट सजेस्ट कर देता हूँ। वो प्लेलिस्ट आप फॉलो करिएगा और आपका ये फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। सो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच 2, और एक है हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच 1। ठीक है। उसमें 309 वीडियो हैं। इतने इन डेप्थ वीडियोस हैं कि आप एक्सपर्टीज आप हासिल कर सकते हैं। और इन प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट जो बच्चे देख रहे हैं उनको इस प्लेलिस्ट के बारे में पता चले। सो प्री रिक्विजिट्स में यहाँ पर मैं एक नई स्लाइड बना देता हूँ। सो मस्ट मस्ट फॉलो द प्लेलिस्ट। ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मैं फीड कर देता हूँ। सो दिस इज फुल स्टैक बैच 1। सो फुल स्टैक बैच 1, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्होंने ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया, और फिर भी आप लाइव प्रोजेक्ट पे करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप
नहीं सीख पाओगे। जब तक आप फाउंडेशन कोर्स नहीं लोगे तब तक आप हैं लाइव प्रोजेक्ट पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको जो है ये इनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये लिंक्स आपने यहाँ से मैं इनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये इन लिंक्स के बारे में पता चले। मस्ट फॉलो द प्लेलिस्ट। जो ये प्लेलिस्ट है इसके अंदर मेरे पास जो है ऑलमोस्ट इस प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक ये रहा मेरा प्लेलिस्ट का लिंक, और इस लिंक को मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और इसमें वीडियो काउंट कितना है इस प्लेलिस्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लगभग 306 वीडियोस हैं हमारे पास, 309 वीडियो हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बना रखे हैं। एक एक वीडियो 1 आवर का है, मतलब आपको लगभग जो है ऑलमोस्ट आप अच्छा मेहनत करेंगे तो आपको फुल डिटेल आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बैच 2 को भी फॉलो करें। कंटेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो बैच 1 में फॉलो किया है वो कि वही बैच 2 में भी मिल जाएगा। दोनों हर बैच में यूनिक यूनिक कंटेंट मिलेगा आपको। तो कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बट हर हर बैच में उसको यूनिक स्टाइल से पढ़ाया जाता है। तो कंटेंट कभी भी रिपीट नहीं मिलेगा, तो आप ये देख लेना। यहाँ पर हमारे पास है फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच 2। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच 2 का भी रेफरेंस लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। और यहाँ पर और ये टोटल इसके अंदर वीडियोस हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर बैच 2 के अंदर जो वीडियो हैं 212 वीडियोस हैं। 212 वीडियो जो है वो उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। बैच 2 का 212 वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये प्लेलिस्ट का लिंक है, ये भी मैं आपको इस पीपीटी के अंदर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद आप चाहें तो बैच 3 भी फॉलो कर सकते हैं। बैच 3 भी यहाँ पर है। ठीक है। बैच 3 का मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा हमारा बैच 3। बैच 3 का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा, फुल स्टैक बैच 3, और उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ये बैच 3 का भी हमारे पास लिंक अवेलेबल है। और इस बैच 3 के अंदर जो ये लिंक को मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से लिंक को मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं लिंक किया, और कितने वीडियो हैं बैच 3 में उसके वीडियो काउंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है इतने वीडियोस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बैच 1 है, उसके बाद आपके पास 145 वीडियो 145 वीडियोस। ये हमारे पास बैच 2 में 145 वीडियोस हैं। इसमें हमारे पास इतना वीडियोस हैं और इसमें हमारे पास इतने वीडियोस हैं। और बैच 3 का जो पब्लिक लिंक है वो भी मैं आपको इस पीपीटी के अंदर दे देता हूँ। तो ये पीपीटी के अंदर मैंने इसको कर दिया है। ठीक है। सो इस पूरे लाइव प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने इन बैच में से कोई एक बैच आपको फॉलो करना है, बैच 1 वन ऑफ द बेस्ट बैच है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपके फाउंडेशन सारे क्लियर हो जाएंगे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट का नॉलेज इन बैच लिस्ट में मैंने बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। और रिएक्ट के लिए मैं आपको स्पेशल बैच भी मैं आपको बता देता हूँ रिएक्ट के लिए आप क्या फॉलो करेंगे। रिएक्ट के लिए यहाँ पर इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। बैच लिस्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड
बूटस्ट्रैप। तो अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप अच्छी तरीके से सीखना है, तो आप इन प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन प्लेलिस्ट को आप अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। इन्हीं को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ से हम रिएक्ट ले लेते हैं, रिएक्ट जेस। सो रिएक्ट जेस के लिए भी कंप्लीट ट्रेनिंग मैंने दे रखी है। सो यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, रिएक्ट की प्लेलिस्ट में सर्च कर सकता हूँ। सो रिएक्ट की प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल बैच 1, रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल बैच 1 93 वीडियोस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रिएक्ट ट्यूटोरियल, वेरी सिंपल ट्यूटोरियल्स, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। सो रिएक्ट वेरी सिंपल ट्यूटोरियल्स, इसके अंदर आपको मिलेंगे 120 वीडियोस। हर वीडियो 1 घंटे से कम का तो मिलेगा ही नहीं आपको, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना डिटेल में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपको जो है ठीक है ना, बहुत सारी प्लेलिस्ट इसके अंदर आपको मिल सकती है। तो ये बेसिक बेसिक प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्लेलिस्ट से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको मैं लिंक किया, अनलिंक किया, 24 वीडियोस। रिएक्ट वेरी सिंपल ट्यूटोरियल्स, ये रिएक्ट वेरी सिंपल ट्यूटोरियल्स पर आ गए हम, और ये पूरा लिया मैंने, पूरा पेस्ट किया, अप्लाई, यहाँ पर आ गए हम। कॉपी किया और ये लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आपको प्री रिक्विजाइट्स के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, सो हमारा ये लाइव प्रोजेक्ट है। इस लाइव प्रोजेक्ट में हम फ्लिपकार्ट जैसा एक फुल फ्लेजेड ई कॉमर्स सिस्टम बनाएंगे। और क्या डिफरेंस है मेरे इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में और अदर यूट्यूब पर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर होंगे, वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी लार्ज एप्लीकेशंस पर अगर आप वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक रियल फ्लिपकार्ट जैसा एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं, रियल फ्लिपकार्ट जैसा एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो माइक्रो फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो माइक्रो फ्रंट एंड में क्या होता है कि माइक्रो फ्रंट एंड में आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को सिंगल वेबसाइट पर आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। स्मॉल टीम से डेडिकेटेड आप मॉड्यूल्स आप असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये होम पेज है, और होम पेज को बनाने के लिए मैं बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आप बात करूं,
तो फॉर एग्जांपल ये मेरा होम पेज है, इसका हेडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसको असाइन कर सकता हूँ, टीम ए को असाइन कर सकता हूँ। इसका फुटर बनाने के लिए मैं जो है यहाँ पर, अगर आप फुटर पर जाएंगे, फुटर बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पर किसको असाइन कर सकता हूँ, टीम बी को कर सकता हूँ। और इसका मेन एरिया बनाने के लिए मैं पूरी जो है टीम सी को मैं असाइन कर सकता हूँ। और ये जो टीम ए बी और सी है, ये तीनों टीम जो है इंडिपेंडेंटली अपनी टेक्नोलॉजी चूज कर सकती हैं। माइक्रो फ्रंट एंड का सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है इंडिपेंडेंसी का, कि आपकी टीम इंडिपेंडेंट होगी अपने पर्टिकुलर मॉड्यूल पर फोकस करने के लिए। तो हर टीम को अपना एक रोल असाइन किया जाएगा, जिसमें आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल पर ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो मैं किसी एक टीम को हायर करूंगा जिसका काम है सिर्फ ये हेडर पार्ट को कंप्लीट करना। और वो हेडर पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, तो मैं किसी एक टीम को हायर करूंगा और उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाने की है, उसको दूसरे दूसरे मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो माइक्रो फ्रंट एंड में क्या होता है, टीम की इंडिपेंडेंसी हो जाती है, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं टीम जो है बेसिकली, जो है वो डिपेंड नहीं रहते हैं दूसरी पर्टिकुलर टीम पर या किसी टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड नहीं है। मैं यहाँ पर किसी एक टीम को हायर कर सकता हूँ जो हो सकता है Vue.js में कंफर्टेबल हो। तो मैं एक ऐसी टीम को हायर कर सकता हूं जिसमें हेडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसको दे सकता हूं, टीम ए को दे सकता हूं। और टीम ए जो है वो उस मॉड्यूल को चाहे तो Vue.js में बनाए, चाहे तो एंगुलर में बनाए, चाहे तो रिएक्ट में बनाए। ठीक है। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सिलेक्शंस भी टीम के ऊपर होता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर आप बना सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके ही हम बात करते हैं। यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, डुप्लीकेट किया मैंने, इसी को मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है। और इसका प्रिंट स्क्रीन किया मैंने, F11 पर गए और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। ये पेस्ट करते ही यहाँ पर आ गया। और ये जो येलो पार्ट में है, इसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी भी एक टीम को दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने टीम ए, ठीक है ना, टीम ए में यहाँ पर हम मान के चलते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्टिकुलर हेडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे सकता हूँ कि आप मेरी टीम ए हो। उस टीम ए में मान लीजिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मेरे पास स्टूडेंट 1 है, मेरे पास स्टूडेंट 2 है, मेरे पास स्टूडेंट 3 है। 3 लोगों को मिलके पर्टिकुलर उस मॉड्यूल पर काम करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उस हिसाब से हम इस पर वर्क कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसको थोड़ा सा वाइट दे देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको कंप्लीट वाइट दे सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये हेडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी एक टीम को दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइन चार्ट पर गए और दिस इज माय हेडर पार्ट, दिस इज एंटायर द येलो थिंग में जो आपको दिख रहा है वो टोटली मेरा क्या है, एक हेडर पार्ट है। ठीक है ना। ठीक है। सो हेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने टीम ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हेडर बनाने की। और टीम ए जो है वो कंफर्टेबल है, मान लीजिए Vue.js में कंफर्टेबल है। ठीक है। सो टीम ए जो है हमारी Vue.js में कंफर्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू द पीपीटी, ये रहा हमारा पीपीटी। तो मेरी जो टीम ए है, वो टीम ए किस में कंफर्टेबल है, वो Vue.js टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल है। तो मैं अपनी कंपनी के अंदर इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को हायर कर सकता हूं, जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है उसको वैसा टास्क दे सकता हूं। मेरे पास लिमिटेड टीम होगी, मेरे पास लिमिटेड डेवलपर होंगे जिनका गोल गोल फिक्स कर रखा है कि आपको सिर्फ हेडर पे ही काम करना है और आपको हेडर को परफेक्ट बनाना है। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें बना सकते हो। तो इसका आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है कि आप मल्टीपल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मल्टीपल टीम्स जो हैं वो अपने पर्टिकुलर एक गोल को डिसाइड कर सकते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल टीम ए के लिए मैंने दिया हुआ है कि आपको सिर्फ हेडर पे काम करना है। आपकी टीम में 5-10 लोग हैं और उनको मिल के सबको हेडर पे ही काम करना है। आपको पूरी वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट की एंटायर वेबसाइट पर किसी दूसरे मॉड्यूल से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर आपका एक फोकस हो जाता है, वी ओनली हैव टू वर्क ऑन दी हेडर पार्ट।
the technology selections is on the team itself. What technology you will choose, it will be upon your selections. So यहाँ पर अगर मैं यहाँ से मैं अगर इसको ले लूँ टेक्नोलॉजी सिलेक्शंस, यहाँ से अगर हम बात करूँ तो टीम ए जो है वो किसी को भी डिसाइड कर सकती है. सो टीम ए कैन डिसाइड, ठीक है ना, टीम ए कैन डिसाइड द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ऑन विच दे आर कंफर्टेबल एट, दे आर दे आर कंफर्टेबल एट, है ना. हो सकता है मैंने कंपनी के अंदर टीम ए को हायर किया और उसके अंदर जितने भी डेवलपर हैं उन सबको Vue.js ही आता है. मान लीजिए स्टूडेंट ए, या मैं इसको स्टूडेंट ना बोलते हुए इसको मैं बोल देता हूँ फ्रंट डेवलपर, है ना, फ्रंट एंड डेवलपर वन, है ना, फ्रंट एंड डेवलपर वन, फ्रंट एंड डेवलपर टू, फ्रंट एंड डेवलपर थ्री. मान लीजिए मैंने एक टीम बनाई और उस टीम के अंदर मेरे पास 3 फ्रंट एंड डेवलपर हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि उन उन फ्रंट एंड डेवलपर को रिएक्ट जेएस नहीं आता है, नहीं एंगुलर जेएस आता है, वो व्यू जेएस में कंफर्टेबल हैं. तो टीम ए को जो मैंने डिसाइड किया है, वो टीम ए अब वो जिस टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल है उस टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि डेवलपर अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना. तो एक हमें पूरी ट्रेनिंग को एज अ यूज केस लेके चलना पड़ेगा, एक समझना पड़ेगा, पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को लेके चलना पड़ेगा. सो यहाँ पर टीम ए को हेडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर गिविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, है ना, टीम ए को जो है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं. टीम ए विल क्रिएट ओनली द हेडर पार्ट ऑफ एंटायर एप्लीकेशन इन Vue.js, है ना. सो मैंने टीम ए को जो है पूरा एक टास्क दिया कि आपको जो है हेडर बनाना है और आप जिस टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल हैं उस टेक्नोलॉजी में आप बना सकते हो, ठीक है. सो अब मुझे तो आपको माइक्रो फ्रंट एंड सिखाना है, ठीक है ना, मुझे आपको माइक्रो फ्रंट एंड सिखाना है, मुझे आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के बताना है. तो अगर अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं और मैं आपके लिए 3 टीम डिसाइड कर रहा हूं, और तीनों टीम में एक टीम को अगर मैं Vue.js दे दूं, दूसरी टीम को मैं रिएक्ट दे दूं, तीसरी टीम को एंगुलर दे दूं, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको Vue.js भी सिखा दूं और एंगुलर भी सिखा दूं. तो हमारे केस में, मेरे केस में, ये जो तीनों जो टेक्नोलॉजी है ये सेम होगी, ठीक है ना. सो यहाँ पर तीनों टेक्नोलॉजी हमारे लिए सेम कौन सी होगी, वो हम नेक्स्ट.जेएस ले लेते हैं, ठीक है ना. सो नेक्स्ट.जेएस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ. नेक्स्ट.जेएस के मैं लोगो पे जाता हूँ, लोगो में स्क्वायर लोगो कहीं पर अगर अच्छा सा मिलता है तो वो हम ले लेते हैं, ठीक है ना. सो स्क्वायर लोगो, ये मेरे पास ये कुछ स्क्वायर लोगो है, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. सो यहाँ पर मैं गया और ये आया मेरे पास, ये आया और इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना. और ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, सेव किया मैंने इसको, वेब पी फाइल बनी हुई है. सो इसको मैं गया और वेब पी टू पीएनजी मैंने लिया और वेब पी फाइल को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ. वेब पी फाइल को मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ. वेब पी फाइल को मैंने लिया, इसको मैंने पीएनजी में कन्वर्ट किया, ठीक है ना. तो आप समझिए कि सिखाने के उद्देश्य से मैं अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके नहीं सिखा सकता हूँ. हालांकि माइक्रो फ्रंट एंड का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास मल्टीपल टीम्स है और हर टीम का अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है. मगर मैं आपको माइक्रो फ्रंट एंड सिखा रहा हूँ तो आपको मान के चलना है कि ये तीनों टीम की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, मगर मैं आपको सिखाते हुए तीनों टेक्नोलॉजी को सेम लेके चलूंगा. टीम ए भी नेक्स्ट जेस यूज करेगी, टीम बी भी नेक्स्ट जेस यूज करेगी, टीम सी भी नेक्स्ट जेस यूज करेगी, ठीक है ना. बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये टेक्नोलॉजी सिलेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, ये टीम पर डिपेंड कर सकते हैं. मैं अपनी कंपनी में फ्रंट एंड इंजीनियर्स हायर कर सकता हूँ Vue.js वाले, और उनको मैं टास्क दे सकता हूँ कि आप हेडर बना दीजिए. मैं अपनी कंपनी में React.js या Next.js को हायर कर सकता हूँ और उनको मैं बोल सकता हूँ कि आप जो है आपको मेन एरिया डिजाइन करना है या मेन एरिया पर आपको फोकस करना है. मैं अपनी
कंपनी में ऐसे लोगों को हायर कर सकता हूं जिनको एंगुलर जेएस आता है, उनको व्यू नहीं आता है, उनको रिएक्ट नहीं आता है, मगर वो एंगुलर जेएस में सुपर एक्सपर्ट है, तो मैं उनको एक पर्टिकुलर टास्क दे सकता हूं कि आप मेरे लिए पेमेंट पे काम कर लें या फुटर पे काम कर लें। तो इस तरीके से पूरी एंटायर वेबसाइट को स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और हर सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल टीम होती है ऑन देयर एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो टीम ए मान लीजिए व्यू में एक्सपर्ट है, टीम बी रिएक्ट में एक्सपर्ट है और टीम सी मेरे लिए एंगुलर में एक्सपर्ट है, तो मैं उनको एक पर्टिकुलर टास्क दे सकता हूं। मगर मैं आपको अगर सिखा रहा हूं तो मुझे सिखाने के लिए अगर मैं आपको व्यू भी सिखाने लग जाऊं, एंगुलर भी सिखाने लग जाऊं, तो वो बहुत टफ होने वाला है। तो हमारे लिए एंटायर ट्रेनिंग ही नेक्स्ट में होगी। तो जितनी भी हम सब एप्लीकेशंस बनाएंगे वो हम टोटली नेक्स्ट में ही बनाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना, तो एंटायर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बट चीजें आपके लिए समझने के लिए आसान रहेंगी थोड़ी बहुत। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अगर डाउनलोड्स में जाऊँ, पीएनजी को लिया मैंने और ये लिया, और यहाँ से मैं ये नेक्स्ट.जेएस, और ये यहाँ पर ये नेक्स्ट.जेएस है मेरे लिए। ठीक है, ये मेरे लिए नेक्स्ट.जेएस है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये पहला सिलेक्शन भी मेरे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए नेक्स्ट.जेएस ही होगा, और ये हमारे लिए नेक्स्ट.जेएस ही होने वाला है। ठीक है ना, तो ये मान के चलिए कि हमारा जो टीम ए है वो क्या यूज करेगी, टीम ए नेक्स्ट.जेएस ही यूज करेगी, टीम बी भी नेक्स्ट.जेएस ही यूज करेगी, और टीम सी भी नेक्स्ट.जेएस ही यूज करेगी। ऐसा हमें मान के चलना पड़ेगा ताकि आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, सो आसानी से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो टीम ए भी मेरे पास नेक्स्ट.जेएस की है, टीम बी भी मेरे पास नेक्स्ट.जेएस की है, और टीम सी भी मेरे पास नेक्स्ट.जेएस की ही है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। बट रियलिटी में जब आप कंपनीज में जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की टीम हो सकती है। अभी रिसेंटली मैंने कॉग्निजेंट वाली कंपनी में मैंने काम किया है। वो वो माइक्रो फ्रंट एंड पे उन्होंने अपनी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है, और उसमें वो हर सब एप्स में वो रिएक्ट ही यूज कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट मॉड्यूल है वो भी रिएक्ट में, कोई पर्टिकुलर मान लीजिए ये हेडर बनाया, तो उन्होंने क्या किया, हेडर भी रिएक्ट में बनाया। उन्होंने मेन एरिया भी किस में बनाया, वो भी रिएक्ट में बनाया। फुटर भी रिएक्ट में बनाया। पेमेंट सिस्टम भी रिएक्ट में बनाया। तो वो डिपेंड करता है कंपनी कंपनी के अंदर आर्किटेक्चर जो होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं जिनका काम ये होता है कि सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसे करना है, ये उन लोगों के ऊपर रहता है। जनरली ये देखा गया है कि सेम टेक्नोलॉजी लेते हैं, है ना, छोटी छोटी एप्स बनाने के लिए सेम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि थोड़ा सा कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट्स। मगर आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आप यूज कर सकते हो। तो इस पूरे एंटायर यूज केस के अंदर मैं नेक्स्ट.जेएस ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो एक यूज केस लेके चलेंगे हम। ठीक है ना, तो टीम ए जो है उसमें मेरे पास कुछ डेवलपर होंगे जिनको हेडर बनाना है, और हेडर वो किस में बनाएंगे, वो नेक्स्ट.जेएस में बनाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको F11 किया मैंने, फॉर एग्जांपल F11 किया, और यहाँ से अब मैं फुटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे देता हूँ। ये पूरा जो पार्ट है जो ये येलो में मैंने सिलेक्ट कर रखा है, दिस इज मेन एरिया। ठीक है ना, सो मैं इसका प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। ये मैंने प्रिंट स्क्रीन किया इसका, है ना। F11 पे गए और यहाँ पर जाके मैं इसी का मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट किया मैंने, पीछे वाली इमेज को मैंने डिलीट किया, पेस्ट किया। इस पूरे को मैं यहाँ फिट करता हूँ। ठीक है ना, इस पूरी इमेज को मैं यहाँ पर फिट करता हूँ। पूरी इमेज को मैंने यहाँ पर फिट किया, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे भेज देता हूँ। ठीक है ना, ये पीछे भेजा मैंने, और अब ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, अब कौन सा पार्ट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे इस येलो पार्ट की बात कर रहे हैं। अब एरो एरो लेने से कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर मैं सेंटर में लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना कि अब मेरे पास कौन सी टीम है, टीम बी है, जो कि मेरी वेबसाइट के किस एरिया पर काम करेंगे, मेन एरिया पर काम करेंगे, और वो भी नेक्स्ट.जेएस यूज करेंगे। ठीक है ना, तो उसमें मेरे पास फ्रंट एंड डेवलपर मेरे पास 4 5 6 ऐसे मेरे पास कितने भी टीम हो सकती है। तो मैं इसको अगर अपडेट कर दूं तो ये मेरा
ये थर्ड डेवलपर है ना। तो मेरे पास है कंपनी में, हमारी कंपनी में बहुत सारे फ्रंट एंड इंजीनियर्स हैं, 5-10 फ्रंट एंड इंजीनियर्स हैं। उनको कर लेते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर 1 2 3 4, ऐसे करके हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो टीम ए जो है उसमें मैंने 2-3 लोगों को डाल दिया। तीनों नेक्स्ट जेस में कंफर्टेबल है, तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको क्या काम करना है। आपको सिर्फ आपको एक ही एरिया पर काम करना है। टीम बी को मैंने बोल दिया कि आपको मेन एरिया डिजाइन करना है या मेन एरिया की फंक्शनैलिटी को फोकस करना है और इसके हिसाब से आपको काम करना है। और मान लीजिए कि मैं अपनी वेबसाइट पर जो है वो मैंने एक पार्ट ले लिया, वो पार्ट कोई सा भी हो सकता है, वो पार्ट ये भी हो सकता है कि एक स्मॉल वाला पार्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने अपनी वेबसाइट का, जैसे ये स्लाइडर वाला पार्ट ले लिया, ये स्लाइडर चल रहा है, ठीक है ना। ये स्लाइडर जो है, ये स्लाइडर भी एक छोटा सब ऐप हो सकता है। इट्स कॉल्ड अ माइक्रो एप्लीकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट ही है माइक्रो फ्रंट एंड का, मतलब आपकी एंटायर वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट में आप उसको ब्रेक करोगे, और वो छोटा छोटा जो पार्ट है वो अपने आप में एक पूरी एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है, अपने आप में पूरी एक एप्लीकेशन है। तो मैं मान के चलता हूं, मैं ये मेरे पास एक स्लाइडर है, और इस स्लाइडर को बनाने के लिए स्लाइडर टीम रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है ना, ये मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ F11 करके। ये पूरा मैंने स्लाइडर लिया, ठीक है ना, और इसको मैंने प्रिंट स्क्रीन किया, ये प्रिंट स्क्रीन किया, ठीक है ना। मैं F11 किया, यहाँ पर गए, और यहाँ पर मैं ले सकता हूँ कि टीम बी है और ये नेक्स्ट जेस पे काम करेगी। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी ले सकता हूँ, एक और मैं यहाँ से डुप्लीकेट ले सकता हूँ, इसी का मैं यहाँ से डुप्लीकेट ले सकता हूँ, इसी का मैं यहाँ से डुप्लीकेट ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट, इसको डिलीट किया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पर किया, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए कि माइक्रो फ्रंट एंड में एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो यहाँ पर मैं इसको ऑर्डर मैंने ब्रिंग टू ये किया। अब मैं यहाँ पर एक टीम बी के अंदर मैंने फर्दर में डिवाइड कर सकता हूँ। एक टीम मैंने यहाँ पर ले ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टीम B1 ले लिया, जिसको स्लाइडर का काम दे दिया मैंने, और वो भी नेक्स्ट जेस में ही बनाएगा। और उसमें मैंने मैंने एक ही डेवलपर असाइन किया, दैट इज फ्रंट एंड डेवलपर 7। तो वो जो डेवलपर होगा, जो कि 7th डेवलपर होगा मेरा फ्रंट एंड, वो नेक्स्ट जेस में कंफर्टेबल है। और कंपनी के अंदर मैंने उसको एक ही काम दे रखा है कि आपको यार है ना सिर्फ स्लाइडर पे काम करना है, और स्लाइडर की जो इमेजेस इमेजेस जो भी आ रही हैं उसके लिए आपको पर्टिकुलर फोकस करना है, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो है इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट पर गए, और हो सकता है मैं एक और टीम को हायर कर लूँ जिसका काम ये कैटेगरी वाइज कुछ मॉड्यूल्स बनाने का है, कि रिकमेंडेशन टीम का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं हो सकता है मैं यहाँ पर ये वाला, ये भी मेरे लिए क्या हो सकता है, एक माइक्रो फ्रंट एंड हो सकता है, या हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 11 किया, और F11 के बाद मैं पहले तो ये इसको सिलेक्शन पे चले जाता हूँ, और मान लीजिए मेरे पास ये वाला ऐप है। सो दिस इज दिस एरिया, सो स्पोर्ट हेल्थ केयर एंड मोर, ये मेरी पूरी मेरे फ्रंट एंड पेज का एक छोटा सा माइक्रो फ्रंट एंड है। ये अपने आप में एक एप्लीकेशन है। तो ये वाली एप्लीकेशन के लिए, चूंकि ये मेन एरिया में आ रही है, तो इसको भी मैं टीम को असाइन कर सकता हूँ, इसके लिए भी मैं डेवलपर्स को हायर कर सकता हूँ, और मैं काम असाइन कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं गया, इसी का मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ पर हम गए, इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और चीज़ों को मैं आपको अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ से ऑर्डर में ब्रिंग टू बैक किया। अब मैंने टीम बी के अंदर मैंने एक जो है वो मैंने B2 डेवलपर को हायर किया, 8th डेवलपर को मैंने हायर किया, वो भी नेक्स्ट जेस में ही बनाएगा, जिसका काम है कौन सा मॉड्यूल बनाना, स्पोर्ट्स हेल्थ केयर एंड मोर वाला सेक्शन, उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कंपनी के अंदर उसको दे दी, ठीक है ना। तो पूरे एंटायर यूट्यूब पर आपको एक ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसपे स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से, स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीजें बहुत जीरो से बताने वाला हूँ, ठीक है ना।
तो ये डेडिकेटेड ट्रेनिंग है आपकी बेसिकली, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी में मैंने एट्थ डेवलपर को हायर किया, वो डेवलपर नेक्स्ट.जेएस में कंफर्टेबल है, और उसके लिए मैंने उसको एक टीम में असाइन कर दिया कि आप टीम बी के अंदर हो और आपको ये वाला सब ऐप बनाना है, तो इस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, और लास्ट में जाके मैं एक फुटर पार्ट ले लेता हूँ, लास्ट ही लास्ट में जाएंगे, लास्ट ही लास्ट में गए, ये लास्ट ही लास्ट वाला पार्ट है, और ये लास्ट ही लास्ट वाले पार्ट में मान लीजिए ये वाला ये जो ब्लैक एरिया है ये मेरा फुटर एरिया है, और ब्लैक से ऊपर जितना भी एरिया है उसको मान के चलते हैं कि वो हमारे क्या है, वो हमारे हमारा मेन एरिया है। सो यहाँ पर जो है एक बेसिक स्केलेटन अगर मैं आपको बना के बताऊं, बेसिक स्केलेटन, ठीक है ना। तो बेसिक स्केलेटन का पार्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक स्केलेटन ले लेते हैं, इसी का मैंने कॉपी पेस्ट किया, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हेडर हो गया, दिस इज माय हेडर। बीच वाला एरिया हमारा मेन हो गया, और इसी का जो पार्ट है कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं जाके यहाँ पर इसको ले सकता हूँ, ये हमारा फुटर पार्ट है। चीज़ों को समझें आप, ठीक है ना। इसको मैं परफेक्ट सेंटर में कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज में यहाँ पर थोड़ी सी 48 कर दिया, और यहाँ पर भी मैं इसको परफेक्ट सेंटर में कर देता हूँ, फॉन्ट साइज ले लिया, इसको यहाँ से मैं कलर वलर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कलर इसको ये ब्लू दे दिया, इस वाले को मैं कलर यहाँ से थोड़ा सा वही डार्क ग्रे वाला दे देता हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट कलर में थोड़ा सा वाइट दे देता हूँ, और एक ओवरऑल एक बेसिक व्यू समझाने की बात कर रहा हूँ कि जैसे ये फ्लिपकार्ट का ये ब्लैक एरिया है, तो ये ब्लैक एरिया हमारा जो हो जाएगा ये हमारा फुटर एरिया है, ठीक है ना। और ये वाइट वाला एरिया ये फ्लिपकार्ट का, ये देखो ये ग्रे वाइट एरिया ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पर्टिकुलर एरिया हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मेन एरिया हो जाएगा। सो इस मेन एरिया को ये हल्का सा ये इस तरीके से मैंने टिंट कर दिया, और ऊपर वाला एरिया जो है हमारा वो हेडर हो जाएगा। सो यहाँ से मैं 30, इसको भी लेके मैं 30 कर देता हूँ, और इसको भी लेके मैं यहाँ से 30 करता हूँ। तो ये एक फ्लिपकार्ट का एक बेसिक स्केलेटन मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडर है, मेन है और फुटर है, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास, हेडर है, मेन है और फुटर है। हेडर एरिया के लिए मैंने एक टीम असाइन करी, टीम ए, टीम बी और टीम सी। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये मैंने टीम ए को असाइन कर दिया, मेन एरिया के लिए मेरे पास टीम बी है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास टीम बी है, और फुटर के लिए मेरे पास टीम क्या है, टीम सी है, ठीक है ना। टीम ए जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकती है, वो अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है, टीम ए के ऊपर डिपेंड है। बट इन केस ऑफ सिंप्लिसिटी, सिखाने के उद्देश्य से मैं मान के चलता हूँ कि तीनों जो टीम है वो कंसिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज करें। कंसिस्टेंट मतलब अगर टीम ए नेक्स्ट.जेएस यूज कर रही है तो टीम बी भी नेक्स्ट.जेएस यूज करे, टीम सी भी नेक्स्ट.जेएस यूज करे। मैंने अभी एक रिसेंट प्रोजेक्ट में काम किया है, उनके हर माइक्रो फ्रंट एंड रिएक्ट में ही बने हुए हैं। मतलब पहला कोई ऐप है वो भी रिएक्ट में, दूसरा कोई ऐप है वो भी रिएक्ट में, तीसरा कोई ऐप है वो भी रिएक्ट में। ऐसा वो कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क लेके चलते हैं, बट ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। हर टीम अपने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को डिसाइड कर सकती है। तो सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से मैं ये मान के चलता हूँ कि हर टीम अपना फ्रंट एंड एक ही टेक्नोलॉजी में बनाएगी, जिसे हम नेक्स्ट.जेएस कहेंगे, ठीक है ना। सो ये टीम सी भी जो है हमारी वो नेक्स्ट.जेएस पे काम करेगी, ठीक है ना। सो ये होने वाला है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो टीम ए को मैंने ये कुछ टास्क दे दिए हैं, टीम बी को मैंने कुछ टास्क दे दिए हैं, टीम सी को मैंने कुछ टास्क दे दिए हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसका करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारी डायरेक्टरी हम चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ हम गए, और यहाँ पर मैं अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं माइक्रो फ्रंट एंड माइक्रो फ्रंट एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया माइक्रो फ्रंट एंड फ्लिपकार्ट, और इस फोल्डर के अंदर जो है हम अपना जो है एप्लीकेशन हम बनाएंगे, हम अपना एक एप्लीकेशन बनाएंगे। इनिशियली इनिशियली मेरा प्लान आप समझ लो, इनिशियली इस पूरे पेज को इस पूरे पेज को इस एंटायर पेज को हम नेक्स्ट.जेएस में हम डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मटेरियल यूआई। इसमें आप देखिए मैंने मटेरियल यूआई यूज किया है, ठीक है ना। तो इसमें मटेरियल यूआई के थ्रू हम एंटायर पेज को एक सिंगल ऐप के अंदर हम
डिजाइन करेंगे, देन उसको हम ब्रेक करेंगे, मल्टीपल माइक्रो फ्रंट एंड्स में हम ब्रेक करके उसको बहुत अच्छी तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम एक नेक्स्ट.जेएस का मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। नेक्स्ट.जेएस पर मैं गया और यहाँ से जो है पर्टिकुलर मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। सो ये कमांड है और ये कमांड मैं एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ माइक्रो फ्रंट एंड। ठीक है, माइक्रो फ्रंट एंड। और ये माइक्रो फ्रंट एंड वाला मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसमें सारी लेटेस्ट चीज़ें ही हम यूज़ करेंगे, कोई भी आउटडेटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग को आप कंप्लीट होने के बाद आप अच्छे सैलरी पैकेज पर आप जा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें हम मटेरियल यूआई यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, इसमें हम लिंटिंग प्रोसेस देखेंगे, इसमें हम डेटाबेस पे काम करने के लिए हम प्रिज्मा जो लाइब्रेरी है हम यूज़ करेंगे और एंटायर हम पूरा इस पे वर्क करेंगे। सो यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आपको क्या यूज़ करना है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं एक फोल्डर और बना लेता हूँ टेस्ट नाम से, और इस टेस्ट फोल्डर के अंदर हम जो है कुछ सैंपल नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट रखेंगे, ताकि लाइव प्रोजेक्ट में काम करते हुए कोई ऐसा मॉड्यूल या कोई ऐसा टॉपिक जिसे हमें समझना हो, तो हम इस टेस्ट वाले प्रोजेक्ट में आके उसको समझेंगे और बाद में जाके लाइव प्रोजेक्ट में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ साथ एक टेस्ट फोल्डर भी आप बना लेना, और उसमें कुछ टेस्ट हमारे पास क्या हो, नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट हो। तो ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट। आप यस नो, और बाय डिफॉल्ट देखो यस पे चूज है। तो यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहा है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाए वो टाइप स्क्रिप्ट में यूज करो। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जितनी कंपनीज के साथ मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, ये या उनके कोड बेस को मैंने देखा है, सब टाइपस्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। 10 में से 9 कंपनीज टाइपस्क्रिप्ट यूज करती हैं। ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा टाइपस्क्रिप्ट ही यूज करेंगी। तो चूंकि हम एक लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम भी टाइपस्क्रिप्ट यूज करके ही चले। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि क्या आपको लिंटिंग प्रोसेस यूज करना है। तो लिंटिंग क्या होता है। लिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एरर्स के लिए पता लगा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो आप जो है, आप जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट को बोलते हैं ECMA स्क्रिप्ट। सो ES का मतलब हो गया ECMA स्क्रिप्ट लिंटिंग। इसका मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड अगर आपने कोई लिखा है, उसमें अगर आपको एरर चेक करनी है, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसे हम ES लिंट लाइब्रेरी बोलते हैं। और लिंटिंग का मतलब होता है एरर्स के लिए चेक करना। तो क्या आपको ES लिंट चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए। अगर मैं कोई कोड लिखूंगा, अगर उसमें कोई एरर आ गई, तो मैं पता कैसे करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की सहायता से जितना भी कोड मैंने लिखा है, उसको मैं इंटायर एप्लीकेशन को मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है ना, मुझे मैनुअली जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बोल रहा है कि टैलविंड CSS यूज करना है क्या, नहीं करना है। देखो नहीं करना है, इसमें बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है नहीं यूज करना है, क्योंकि ये एक ऑप्शन दे रहा है आपको। तो ऑप्शन क्या ये दे रहा है कि आप इसको मत यूज कीजिए, और आप अपनी खुद का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पीपीटी के अंदर मैंने जो फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे डिजाइन करने के लिए, वो हम मटेरियल यूआई यूज करेंगे। ठीक है ना, हम क्या यूज करेंगे, मटेरियल यूआई यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी मटेरियल यूआई यूज करेंगे। हम टैलविंड CSS यूज नहीं करेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर एक शीट बना दूं, यहाँ पर एक मैं शीट बना दूं आपके लिए, तो यहाँ पर एक तरफ तो टक्कर में आ गया मटेरियल यूआई। ठीक है, जो इंडस्ट्री लीडिंग है, मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पर मटेरियल यूआई आज की तारीख में यूज नहीं हो रहा। सब कंपनीज में मटेरियल यूआई यूज हो रहा है। बूटस्ट्रैप नहीं यूज हो रहा है ना, बूटस्ट्रैप बहुत छोटी छोटी कंपनीज में यूज हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो ये ट्रेनिंग है, इसके अंदर मैक्सिमम में सारी चीजें मटेरियल यूआई के थ्रू ही बताने वाला हूँ। यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप भी ले लेता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप लोगो यहाँ पर मैंने लिया, है ना, बूटस्ट्रैप लोगो लिया मैंने। और यहाँ पर मैं इमेजेस में गया, और ये बूटस्ट्रैप का लोगो मैंने लिया, बूटस्ट्रैप। ठीक है ना। सो यहाँ से मैं लार्ज साइज लिया, और ये बूटस्ट्रैप का लोगो आया।
ठीक है ना। यहाँ पर गए और ये बूटस्ट्रैप का लोगो भी मैं इसके कंपटीशन में यहाँ पर दे देता हूँ कि यार या तो आप ये मटेरियल यूआई यूज़ करें, ये बूटस्ट्रैप यूज़ करें, ये टैलविंड सीएसएस यूज़ करें, ठीक है ना। सो ये आप यूज़ करें, ये टैलविंड सीएसएस यूज़ करें। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैलविंड, टैलविंड सीएसएस लोगो, ठीक है ना, टैलविंड सीएसएस लोगो। सो ये टैलविंड सीएसएस है, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे जो मार्केट में लीडर है, ठीक है ना। तो आज की तारीख में मार्केट का लीडर कौन है? वो है हमारा मटेरियल यूआई। आपको मटेरियल यूआई ही यूज़ करना है, इसके अलावा आप यूज़ करने की सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। सो मैं पूरी ट्रेनिंग में आपको मटेरियल यूआई ही सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक ये ले लेते हैं, इसको डाउनलोड एसवीजी मैंने लिया और ठीक है ना। सो मटेरियल यूआई मैंने ये डाउनलोड मैंने ले लिया यहाँ से मटेरियल यूआई, और इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, अपलोड फाइल, डाउनलोड, एंड यहाँ से हम देखते हैं कि वो कहाँ पर हुआ। कंट्रोल जे प्रेस किया और ये जाके कहाँ स्टोर हुआ, ये हुआ डाउनलोड्स फोल्डर में टैलविंड के नाम से। सो यहाँ पर हम गए इंसर्ट और ये डाउनलोड्स फोल्डर में, और इसमें अगर मैं ऑल करूँ तो ये टैलविंड सीएसएस ये आ रहा है। इसको मैं svg2png मैंने किया और पीपीटी के अंदर मैं इसको प्रॉपर पीएनजी में कन्वर्ट कर लूंगा, ताकि पीपीटी के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएं प्रॉपर, है ना, सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएं। सो ठीक है ना, ये अपलोड कर रहा है, इसको अपलोड होने देते हैं। ये अपलोड हो गया और देखते हैं यहाँ पर svg2png यहाँ पर मैंने लिया, है ना। सो यहाँ से मैं svg लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ, ये अपलोड किया मैंने और यहीं से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बहुत फास्ट वेबसाइट है ये वाली, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। जेड में गए और टैलविंड सीएसएस मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है ना। सो ये है, ठीक है। तो यूआई बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए द बेस्ट लाइब्रेरी नाउअडे इज मटेरियल यूआई। ओके, सो द करेक्ट लोगो, ठीक है ना, करेक्ट लोगो, सो पीएनजी, ठीक है ना, करेक्ट लोगो पीएनजी। यहाँ से अगर हम इसको देखें, ठीक है। सो ये आप, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे, फिर आप यूज़ इसी को करना है, आपको मटेरियल यूआई को ही यूज़ करना है। हमें बूटस्ट्रैप को, टैलविंड सीएसएस को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और ठीक है, सो never use bootstrap, never use bootstrap if you are in a, if you want to be in a good MNC company. So never use bootstrap, only use material UI for your upcoming live projects.
सो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इस तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दिए हैं ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। सो इवन दो आपकी ट्रेनिंग में बूटस्ट्रैप इज़ अ पार्ट, अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो मटेरियल यूआई सीखना आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। सो एसेंशियल पार्ट में आपको बूटस्ट्रैप का नॉलेज होना अच्छी बात है, और इट्स अ मैंडेटरी टू हैव अ नॉलेज ऑफ बूटस्ट्रैप। but when you work on a live project, very serious project, very big project, very enterprise project, all the development is used with only material UI, ठीक है ना। सो ये मटेरियल यूआई का मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पर टेलविंड देखो कि मैंने नो कर दिया, यहाँ पर मैं नो करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज करूंगा, टेलविंड यूज नहीं करूंगा, मैं मटेरियल यूआई यूज करूंगा। इसके बाद ये बोल रहा है कि क्या आपको अपने प्रोजेक्ट लेवल पर एसआरसी डायरेक्टरी चाहिए। तो बेसिकली ये कन्वेंशन है कि एसआरसी डायरेक्टरी होने से जो फ्रंट एंड इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादा फेमिलियर हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। नेक्स्ट.जेएस इंजीनियर्स जो होते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर्स, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिएक्ट जेएस बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनको वहां पर एक एसआरसी डायरेक्टरी मिलता है। उसके बाद ये रिकमेंड कर रहा है कि आप ऐप राउटर यूज करो। एक ऐप राउटर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो सिस्टम है उसे हम राउटिंग सिस्टम बोलते हैं, और वो जो नया राउटिंग सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है उसे हम ऐप राउटर बोलते हैं। तो वो राउटिंग सिस्टम हमें लेना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट, क्या आप करना चाहते हो, क्या हम नहीं यूज करना चाहते हैं, हम जो है @ऑपरेटर से हम इंपोर्ट करवाना चाहेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये डिफॉल्ट मेरे पास जो प्रोजेक्ट आ गया है, इसमें ESLint वाला मॉड्यूल ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारे पास एक रेडीमेड बॉयलर प्लेट कोड हमारे पास आ जाएगा जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज की कमी है जो कि हम अपने फ्रेमवर्क की, जो हम यूआई डिजाइन करेंगे, जो हम यूजर इंटरफेसेस डिजाइन करेंगे, उसके लिए लाइब्रेरी क्या यूज करें। हम टैलविंड यूज नहीं कर सकते हैं, हम बूटस्ट्रैप यूज नहीं करेंगे, हम मटेरियल यूआई यूज करेंगे। तो एक जगह आपको ओपन करके मटेरियल यूआई आपको लिखना पड़ेगा। मटेरियल यूआई आप गूगल पे जाइए, मटेरियल यूआई लिखेंगे आप, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, मटेरियल यूआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो वहां पर आप इसको कर सकते हैं। तो मैं जो ये मटेरियल यूआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप वहां से इसको जो है मटेरियल यूआई को भी अपने इसमें इंस्टॉल आप कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से मटेरियल यूआई को हम लेते हैं। ये देखिए ये मटेरियल यूआई, और इस मटेरियल यूआई का जो ये वेब एड्रेस है ये यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिंक्स के अंदर, यहाँ कस्टम लिंक्स कहाँ हैं, सो कस्टम लिंक्स के अंदर मैं यहाँ पर मैं दे सकता हूँ मटेरियल यूआई का लिंक, यहाँ से दे सकता हूँ, यहाँ से मैं दे सकता हूँ। लिंक का एड्रेस पता नहीं चल रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर मटेरियल यूआई का एक लिंक मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं शीट बनाया, मैंने यहाँ पर इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और ये रहा मटेरियल यूआई का लिंक, ठीक है। तो चलो इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा स्टार्ट हो गया है। अब CD स्पेस माइक्रो फ्रंट एंड पर गया, कोड स्पेस डॉट किया, तो मेरा VS कोड एडिटर लॉन्च हो गया है। और साइड बाय साइड हम यहाँ पर हम यहाँ पर माइक्रो फ्रंट एंड में मैंने एक टेस्ट फोल्डर बनाया है। ये टेस्ट फोल्डर हमेशा बनाना चाहिए, और यहाँ पर भी एक सैंपल नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट रख लो, ताकि लाइव प्रोजेक्ट में अगर कोई टॉपिक में आप उलझ जाओ, या कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन आप इधर वाले नेक्स्ट.जेएस पे आप इम्प्लीमेंट कर लो। और यहाँ पर सारा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, यहाँ समझने के बाद, उस पर्टिकुलर बेस कोड को आप लाइव प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें क्या है कि यहाँ पर भी एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट चाहिए होगा। सो यहाँ पर भी हम एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो npx create next step, और यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट का यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ T1, है ना, test1, tst1, या इसको मैं बोल देता हूँ test1, ठीक है ना। सो test1 नाम का एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और इसको भी साइड बाय साइड हम रख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद
इस टर्मिनल की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना जो है बिल्ट इन टर्मिनल से मैं काम कर सकता हूँ। तो शुरुआती खेल चालू होता है मटेरियल यूआई डिजाइन करने से। सो यहाँ पर आप जो है अपना मटेरियल यूआई आप डिजाइन करेंगे। तो मटेरियल यूआई जो है एक लाइब्रेरी है, एक नोड जेएस की लाइब्रेरी है। तो आपको npm पैकेज मैनेजर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट से बेटर कोई नहीं बता सकता है। आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे ना तो वो अनऑफिशियल तरीका है। जिसने बनाया है उन्हीं की वेबसाइट है, उन्हीं की वेबसाइट पर आपको सारी कमांड्स दी हुई हैं, ठीक है ना। कमांड को रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट में मटेरियल यूआई यूज करना है, क्या कमांड है। वो कमांड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, चाहो तो रट लो, चाहो तो आप उसको मत रटो। इतना पता होना चाहिए कि उसकी कमांड मुझे कहाँ से लेके आनी है, ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आनी है, कॉपी करना है और मुझे अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है। जो कॉन्सेप्ट याद रखने वाले कॉन्सेप्ट है वो हम याद रखेंगे, बट अननेसेसरी चीजों को हम अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर देखना, जैसे ही npm इंस्टॉल कमांड को रन किया जाता है, उसके बाद दिस इज लाइब्रेरी फर्स्ट, दिस इज लाइब्रेरी सेकेंड, दिस इज लाइब्रेरी थर्ड। तो बेसिकली मटेरियल यूआई को यूज करने के लिए तीन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एट द रेट मटेरियल यूआई मटेरियल, एट द रेट इमोशन स्लैश रिएक्ट, एट द रेट इमोशन स्लैश स्टाइल। ये तीन डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है जो कि मैं सिंगल कमांड से इंस्टॉल कर सकता हूँ। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले सामने आपके क्या खुली हुई रहनी चाहिए, पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन पे आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, डिपेंडेंसी एरिया पर होना चाहिए। जैसे ही ये कमांड मैं चलाऊंगा तो ये फर्स्ट लाइब्रेरी, ये सेकंड लाइब्रेरी और ये थर्ड लाइब्रेरी, ये तीनों लाइब्रेरी है यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इंटर करने जा रहा हूँ तो मेरी मटेरियल लाइब्रेरी जो है, मटेरियल यूआई लाइब्रेरी मेरी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये आप देखिए, ये तीन डिफरेंट, जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर npm इंस्टॉल और ये जो कमांड में एक्चुअल में तीन डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। ये तीनों तीनों डिफरेंट लाइब्रेरीज जो है आपकी डिपेंडेंसी के एरिया के अंदर आ गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे। npm, यहाँ पर इसको रन करने के लिए कमांड है हमारे पास, npm run dev कमांड है। npm run dev कमांड इस कमांड को ट्रिगर करेगी और हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। सो npm run dev कमांड से ये हमारी नेक्स्ट की एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट की एप्लीकेशन की कमांड चलाई तो देखिए एक डायरेक्टरी यहाँ पर बन चुकी है, डॉट नेक्स्ट करके एक डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इमीडिएटली आप अपनी रिपोजिटरी को, अपने सोर्स कोड को मैनेज करें। तो वही बात को ध्यान रखते हुए मैं भी अपना काम करूंगा और मैं अपनी जो जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसकी रिपोजिटरी को मैं प्रॉपरली मैनेज करूंगा और वर्क करूंगा। तो ये देखिए मेरा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट आ गया। बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पर आ रहा है। ये पोर्ट मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। चेंज करने के लिए यहाँ पर डैश पी फ्लैग लगाना है और पोर्ट नंबर आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे अपनी एप्लीकेशन को 3001 पे चलाना है तो डैश पी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। पी का मतलब हो गया पोर्ट नंबर और यहाँ से मैं अपना पोर्ट नंबर चेंज कर सकता हूँ। पैकेट डॉट जेसन को सेव किया, कंट्रोल सी किया, यस किया, यहाँ पर गए सीएलएस किया, npm रन डेव अगर मैं फिर से करूँ तो मेरी जो एप्लीकेशन है अब वो 3001 पे चल रही है, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरी ये 3001 पे चलेगी, अब ये जो पुराना जो 3000 है वो काम करना बंद कर जाएगा। ये देखो ये साइट कैन नॉट बी रीच्ड आ रहा है क्योंकि मेरी एप्लीकेशन अब किस पोर्ट पे चल रही है, 3001 पे चल रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये कंपाइलिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही वो कंपाइल वम्पाइल हो जाएगी तो आपको अपना वेबसाइट जो है पोर्ट 3001 पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये देखा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो माइक्रो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पर हम कर रहे हैं। माइक्रो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी एंटायर वेबसाइट को छोटे छोटी एप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। वो जो छोटी छोटी एप्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड टीम और उन टीम की अपनी खुद की कोई टेक्नोलॉजी, चाहे वो व्यू हो, चाहे एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, वो किसी भी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर सकते हैं।
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इस प्रोजेक्ट को सिंपल बनाने के लिए मैं सारे टीम को कौन सी टेक्नोलॉजी असाइन करने जा रहा हूँ, ओनली नेक्स्ट। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और चलिए सबसे पहले तो हम अपना गिटहब ले लेते हैं, और गिटहब पे मैं अपनी एक रिपोजिटरी बना देता हूँ। सो अपनी एक रिपोजिटरी में बनाऊंगा माइक्रो फ्रंट एंड फ्लिपकार्ट के नाम से मैं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं बनाऊंगा माइक्रो फ्रंट एंड फ्लिपकार्ट, है ना, माइक्रो फ्रंट एंड फ्लिपकार्ट के नाम से मैंने ये बनाया। इसको मैं पब्लिक रिपोजिटरी रख देता हूँ अभी के लिए, बाद में इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहला रूल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कि भाई वो अपना जो है सोर्स कोड प्रॉपरली क्या करे, मैनेज करे, है ना। सोर्स कोड मैनेज करना किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर इसको गिट पे अपलोड करूंगा अपने 5 प्रिंसिपल से। 5 प्रिंसिपल मैंने बता रखे हैं। सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करना है, गिट इनिट। गिट को ये मैंने इनिशियलाइज किया, फिर गिट के रिमोट को मैं ऐड करूंगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और उसके बाद ये जो रेपो लिंक आप यहाँ से लेके आते हो, ये यहाँ पर पेस्ट करना है, अपने माउस का राइट क्लिक पेस्ट करना है, एंड देन यहाँ से ऐड किया। ठीक है ना, तो सेकंड कमांड हो गई। फिर उसके बाद होता है स्टेज करना, तो उसको बोलते हैं गिट एड डॉट। ये डॉट की जगह आप डैश डैश ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गिट एड डैश डैश ऑल किया। उसके बाद यहाँ पर जो जो हमारे पास फोर्थ कमांड है, हमारे पास वो कमिट की होती है, गिट कमिट डैश एम। और मैंने यहाँ पर लिख दिया माय फर्स्ट कमिट, जिसको मैं C1 बोल दिया ना, ये C1 मतलब कमिट फर्स्ट। तो ये हमारा कमिट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है ना। सो यहाँ पर फाइनल कमांड हम चलाएंगे गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन मास्टर। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा ब्रांच है, ये हमारा मास्टर ब्रांच है। तो ये इनिशियल कोड में यहाँ पर मास्टर ब्रांच पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, ये मेरा सोर्स कोड यहाँ पर आ चुका है। ये हमारा पर्टिकुलर सोर्स कोड यहाँ पर आ चुका है। मास्टर ब्रांच पर हमारा सारा सोर्स कोड A to Z सारा सोर्स कोड हमारे पास आ चुका है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसके लेआउट्स को जो है प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और पूरी वेबसाइट को हम कंप्लीट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट सीरीज को बहुत ऑसम प्रोजेक्ट सीरीज हम बनाने वाले हैं। थैंक यू।